एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको डेल्टा टीवी से यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं। आखिर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? अगर हम लैब में जाएं और हमको यहाँ पे 3-4 तरीके के लिक्विड प्रोवाइड कर दिए जाएं, आप मान के चलिए कि हम लैब में गए और लैब के अंदर हमको बहुत सारे लिक्विड यहाँ पे दे दिए गए, जैसे मान लीजिए ए लिक्विड, बी लिक्विड, और इस पे तरीके से लेबलिंग हो रखी है वहाँ पे। इन 3 लिक्विड्स के हमसे कहा बॉइलिंग पॉइंट बताइए। कैसे बताएंगे? आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिक्विड को लेके उसके ऊपर मैनोमीटर लगाना पड़ेगा और मैनोमीटर से उसका वेपर प्रेशर नापिए। हीटिंग करते जाइए, वेपर प्रेशर नापते जाइए। वेपर प्रेशर नापने के लिए एक मीटर लगा होता है ऊपर, वहां से आप रीडिंग चेक कर सकते हैं। जैसे ही वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, 760 के बराबर अगर हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर जो होगा जिसपे कि ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ए का किसी और टेम्परेचर पे होगा, बी का किसी और टेम्परेचर पे होगा, सी का किसी और टेम्परेचर पे होगा। जिस टेम्परेचर पे भी ये कंडीशन मीट आउट हो जाएगी, वो क्या कहलाएगा? आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन नाम है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है डेल्टा टीवी, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको पता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, दोनों का अंतर ले लीजिए, आपको बॉइलिंग ये डेल्टा टीवी मिल जाएगा। भाई सॉल्यूशन कब बनेगा? जब आप सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डालोगे, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स अलग होंगे। अब यहाँ पे मैं इसको आपको ये डायग्राम से समझा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्योर वाटर लिया है, यहाँ पे मैंने शुरू में प्योर वाटर मैंने यहाँ पे लिया, दिस इज प्योर वाटर। और यहाँ पे मैंने देखा जी वाटर क्या रूम टेम्परेचर से मैं स्टार्ट हो गया, ये रूम टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूम टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर कितना निकल के आया? 240। बाद में मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 50 कर दिया, वेपर प्रेशर मेरा मैनोमीटर में आया 400। उसके बाद मैंने 75 कर दिया, 630। लेकिन ये वो टेम्परेचर था जिसपे कि जो वेपर प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया 760, और वो टेम्परेचर क्या है? 100। तो 100 क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर है? अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो मैंने बाहर से यहाँ पे कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया। ये सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, कुछ यहाँ पे लाल रंग के पार्टिकल आप देख रहे होंगे, ये सॉल्यूट के हैं। सॉल्यूट सपोज करो आपने चीनी ऐड किया या नमक ऐड की, तो क्या होगा? वॉलेटाइल कंपोनेंट सरफेस से कम हो जाएगा, सॉल्यूट के पार्टिकल आ जाएंगे। सॉल्यूट के पार्टिकल आएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? 760 से नीचे गिर जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर में अगर हम चाय बनाने के लिए पानी को उबाल रहे हैं, पानी उबल रहा है, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, बॉइलिंग शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर गिर गया। बॉइलिंग की जो कंडीशन है कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, वो खत्म हो गई। जितना आप वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सॉल्यूट की, उतनी सरफेस पे भी सॉल्यूट पार्टिकल आएंगे, सॉल्वेंट कम हो जाएंगे, वेपर प्रेशर और गिर जाएगा। आप 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, मान लीजिए 600 आ गया, आपने 2 चम्मच चीनी डाल दी, मान लीजिए 400 आ गया। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे डेल्टा पी कहते हैं, ये रहा डेल्टा पी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप कितना सॉल्यूट उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, उतना ही नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट सरफेस पे बढ़ जाएगा, क्योंकि होमोजेनस सॉल्यूशन होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो होमोजेनस सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर जितना कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे सॉल्यूट की, उतनी ज्यादा आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 600 पे आपका आ गया 760 पे, बॉइलिंग शांत हो गई। अब आपका बन गया सॉल्यूशन। मान लीजिए चीनी और पानी का ये सॉल्यूशन है, अब आपने कहा नहीं जी इसको भी बॉइल कराना है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर तो 760 से आपका 600 पे आ गया, टेम्परेचर आपका 760 से 600 पे आ गया, लेकिन सॉरी वेपर प्रेशर आपका 760 से 600 पे आ गया, लेकिन टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा, टेम्परेचर 100 का 100 ही है। तो अब क्या होगा, अब अगर आपको बॉईल कराना है, ये सॉल्यूशन तैयार हो गया, मान लेते हैं वाटर और शुगर का, अब इसको 600 से वापस आपको 760 ले आना पड़ेगा। उसके लिए आपको हीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये टेम्परेचर 100 डिग्री से तो ऊपर ही चला जाएगा, 105 हो गया, 106 हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 105 मान लो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आपने कितना निकाला? 100। डिफरेंस क्या आया? डेल्टा टीबी। इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है ये बात?
अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितनी हो रही है, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर आपका डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे डेल्टा पी जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका डिपेंड करेगा कितना सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे जितना ज्यादा लोअरिंग होगी उतना ही ज्यादा एलिवेशन करने में, सपोज करो ये 400 हो गया होता, मुझे और टेम्परेचराइज करना पड़ता, मुझे और टेम्परेचर देके मैं वेपर प्रेशर को यहाँ तक लाता, तब ये हो सकता है कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 108 या 1010 हो गया होता है, -100, तो ये डेल्टा टीवी कितना हो जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक चीज समझ में आ गई, ये रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, मोलैलिटी हमने क्यों ली है, बिकॉज इट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, या यूं कह लीजिए कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जितना ज्यादा लोअरिंग होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टीवी, उतना ही ज्यादा आपको वापस 760 पर ले आने के लिए हीटिंग करनी पड़ेगी, डेल्टा टीवी उतना बढ़ जाएगा। ये क्लियर है। अब हम यहाँ पे दो चीजों को इंटरलेट करते हैं, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी हो गया इस रिलेशनशिप से, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको कहते हैं केबी। केबी के दो नाम है, एक इसे कहा जाता है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और एक कहा जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एबुलियोस्कोपी, इसीलिए नाम पड़ा एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्यों कहते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में आप समझ जाएंगे। यहाँ हमने मोलैलिटी को एक्सपेंड कर दिया, मोलैलिटी यहाँ पे लिखा गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर क्या आ गया 1000। इसको आपने एक्सपेंड कर दिया तो डेल्टा टीवी को कैलकुलेट करने का ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब समझते हैं कि हमें केबी का नेचर अगर निकालना है, तो इस फॉर्मूले में केबी का नेचर निकालने के लिए केबी को क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्योंकि एबुलियोस्कोपी क्या होती है, स्टडी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अगर मुझे यहाँ केबी का नेचर पता करना है तो एम को मैं क्या मान लूंगा, 1। एम को यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, 1। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो गया, केबी के। अब अगर मैंने मोलैलिटी को 1 मान लिया तो इसका मतलब 1 मोल सॉल्यूट मैंने 1 केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। अगर मुझे यहाँ पे इसको डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, वो केबी के बराबर या केबी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूं, लेकिन शर्त एक ही है, मोलैलिटी 1 होगी। मोलैलिटी 1 का मतलब इसके अंदर मैं 1 मोल सॉल्यूट ऐड करूंगा। जैसे शुगर ऐड कर रहा हूं तो शुगर का मोलर मास कितना होता है 342, तो 342 ग्राम मुझे शुगर ऐड करनी पड़ेगी, और वाटर कितना लेना पड़ेगा 1 केजी। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होगा डेल्टा टीबी होगा, वो क्या कहलाएगा, केबी के बराबर, क्योंकि मोलैलिटी तो 1 हो गई ना, 1 मोल सॉल्यूट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मुझे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की यहाँ पे डेफिनेशन देनी है तो वो ये होगा, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड, ये डेल्टा टीबी, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, 1 मोलल सॉल्यूशन, सिंपल। तो ये डेफिनेशन है जो इस तरीके से यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है। अब कुछ बातें समझिए। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब है कि 1 मोल सॉल्यूट आप 1 केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, 1000 ग्राम सॉल्वेंट ले सकते हैं, 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर है। अगर वहां पे लिखा हो जी नहीं जी मोलल नहीं, ये तो मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब 1 मोल किस में डिसॉल्व्ड है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में। और अगर यहाँ पे सिर्फ एलिवेशन कांस्टेंट लिखा हो तो 1 मोल किस में डिसॉल्व है, 1 ग्राम सॉल्वेंट में। तो ये जो पीछे हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, यहाँ पे 1000 की जगह आप क्या लेंगे, अगर मोलल है तो 1000 लेंगे, मॉलिक्यूलर है तो 100 लेंगे, और एलिवेशन कांस्टेंट है तो 1 लेंगे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूले आपके मॉडिफाई हो जाएंगे। हालांकि बोर्ड में पहला वाला केस ही चलता है, एक क्वेश्चन इस पे मॉलिक्यूलर में आया हुआ है पिछले सालों में, लेकिन कॉम्पिटिशन में कुछ भी आ सकता है। तीसरा नोट, यहाँ पे वैल्यू ऑफ केबी इज डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपने सॉल्वेंट बदला तो केबी की वैल्यू बदलेगी। मान लो आप 3 तरह के सॉल्यूशन बना रहे हैं, 3 तरह के शरबत बना रहे हैं, या कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्वेंट एक है पानी, तो यहाँ पे क्या होगा, केबी की वैल्यू सेम रहेगी, केबी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। वैल्यू ऑफ केबी रिमेन सेम इफ डिफरेंट सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड इन सेम सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट सेम रहना चाहिए। इस पोर्शन पे मैं आता हूँ, पहले ये समझ लीजिए कि राउट्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। राउट्स लॉ ये कहता है कि अगर आप आइसोमोलल सॉल्यूशंस बना रहे हैं, अगर आप आइसोमोलल का मतलब सेम मोलैलिटी, आइसोमोलल का मतलब सेम मोलैलिटी, और प्रिपेयर्ड इन सेम सॉल्वेंट का मतलब केबी की वैल्यू सेम हो गई, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे ये राउट्स लॉ है फॉर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, दैट आइसोमोलल सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड इन सेम सॉल्वेंट विल प्रोड्यूस इक्वल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो ये चीज समझ में आ गई कि केबी की वैल्यू सेम क्यों है, क्योंकि सेम सॉल्वेंट है। मोलालिटी सेम क्यों है, क्योंकि आइसोमोलल है। और इसको लेकर राउट्स में ये बात कही थी। क्लियर है। अब यहाँ पे इसके ऊपर आता है क्वेश्चन कि केबी की वैल्यू अगर हमें थर्मोडायनेमिकली कैलकुलेट करनी पड़े, जो आज के टाइम में नहीं करनी पड़ती लेकिन पुराने टाइम में करनी पड़ती थी, तो थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप ये है कि केबी अगर आपको निकालना है तो आर गैस कांस्टेंट है और टीबी यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। 1000 इंटू एल वी ए पी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख दिया, तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। हालांकि ये अब जरूरत नहीं पड़ती, बोर्ड लेवल तक बिल्कुल नहीं पड़ती, कंपटीशन में एक बार को पढ़ सकती है। तो ये फॉर्मूले मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिए हैं। पुराने टाइम में इससे क्वेश्चन 12th लेवल पे भी आते थे, लेकिन अब नहीं आते। अब केबी की वैल्यू आपको बताई जाएगी जो भी सॉल्वेंट है, लेकिन पानी के लिए इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे याद कर लीजिए, 0.52 केल्विन केजी पर मोल।